गुड मॉर्निंग एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। सो लास्ट लेक्चर में हमने आरटीआई का इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव्स पढ़ा था। साथ ही हमने चैप्टर 1 का सेक्शन 1 एंड 2 कवर किया था। सो आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर 2 को कवर करने वाले हैं एंड देखने वाले हैं सेक्शन 3 जो कि डील करता है राइट टू इंफॉर्मेशन एंड सेक्शन 4 जो कि डील करता है ऑब्लिगेशन टू पब्लिक अथॉरिटी। So let's see. Subject to the provision of this act, all citizens shall have the right to information. तो सेक्शन 3 कहता है कि इस एक्ट के दायरे में रह के भारत के हर नागरिक को सूचना का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट वन हम देख लेते हैं सेक्शन 4 का सब सेक्शन 1। एवरी पब्लिक अथॉरिटी सेल, सो हेयर सेल मीन्स सेल को मैंडेट किया गया है। ओके तो हर पब्लिक अथॉरिटी को मैंडेटरी है कि वे अपने ऑब्लिगेशंस यानी कि अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करेंगे, राइट। तो उनके जो ड्यूटीज़ होंगे उसे फुलफ़िल करने ही होंगे, उन्हें अपने ऑब्लिगेशंस को फुलफ़िल करने होंगे। तो अब हम देख लेते हैं कि उनके ऑब्लिगेशंस क्या क्या हैं। सो हेयर इज़ द ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। सो लेट्स स्टार्ट। मेंटेन ऑल इट्स रिकॉर्ड्स ड्यूली कैटलॉग्ड एंड इंडेक्स इन अ मैनर and the form which facilitates the right to information under this act. So जान लेते हैं इसका मीनिंग। यहाँ पे कहा गया है कि हर पब्लिक अथॉरिटी को जो इसके रिकॉर्ड्स है यानी कि अभिलेख हैं उसे क्या करने हैं, ड्यूली मेंटेन करने हैं यानी कि विधिवत मेंटेन करने हैं। ओके फिर है कि इन्हें एक ऐसे मैनर में एक इंडेक्स को तैयार करने हैं जो कि इस एक्ट के थ्रू इंफॉर्मेशन देने को इजी बना दे, राइट। तो इंडेक्स का मतलब हम जान लेते हैं क्या होता है। इंडेक्स जब हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उस फाइल के फ्रंट पेज में हम एक इंडेक्स तैयार करते हैं जहाँ की उस फाइल का एक्सेस होता है। ओके एंड इंश्योर दैट ऑल रिकॉर्ड्स दैट आर एप्रोप्रिएट टू बी कंप्यूटराइज आर विद इन अ रीजनेबल टाइम and subject to availability of resources, computerized and connected though a network all over the country on different system so that access to such records is facilitated. Okay, तो पब्लिक अथॉरिटी की ये भी ड्यूटी यानी कि ऑब्लिगेशन बनती है कि वो इंश्योर करे कि सारे जो अप्रोप्रिएट रिकॉर्ड्स है यानी कि जो सटीक अभिलेख हैं उन्हें वे कंप्यूटराइज करें एक रीजनेबल टाइम के अंदर यानी कि एक सुनिश्चित समय के अंदर। एंड सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स, जो उनके पास रिसोर्सेज मौजूद हैं उनके तहत, और उन्हें कंप्यूटराइज करें और उन्हें एक ऐसे नेटवर्क में कनेक्ट करें, एक ऐसे नेटवर्क के थ्रू उसे कनेक्ट करें कि भारत की किसी भी सिस्टम से इस इंफॉर्मेशन को, इस रिकॉर्ड्स को क्या किया जा सके, एक्सेस करा जा सके। ओके तो ऐसे रिकॉर्ड्स को फैसिलिटेट करने की बात की जा रही है। नेक्स्ट वन हम देख लेते हैं बी, पब्लिश विद इन 120 डेज फ्रॉम द इनैक्टमेंट ऑफ दिस एक्ट। ओके तो बी में बहुत सारे यहाँ पे क्लॉजेस दिए गए हैं। ओके तो इन क्लॉजेस को 120 डेज के भीतर क्या करने हैं, पब्लिश करने हैं। तो क्या क्या पब्लिश करने हैं, आप जब ये पॉइंट पढ़ोगे तो इसमें आप समझ जाओगे कि कौन से पॉइंट्स को 120 डेज के भीतर पब्लिश करने हैं इस एक्ट के इनैक्टमेंट के बाद। ओके सो हम इन क्लॉज को वन बाय वन देख लेते हैं। द पर्टिकुलर्स ऑफ इट्स ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शन एंड ड्यूटीज। ओके तो ये पॉइंट कहता है कि इसके जो संगठन है, ओके इसके संगठन के फंक्शन और ड्यूटीज़ का विवरण हो, पर्टिकुलर्स हो। ओके पर्टिकुलर्स मीन्स एक विवरण। ओके इनके फंक्शन यानी कि कार्य को और ड्यूटीज़ यानी कि कर्तव्यों का। नेक्स्ट देख लेते हैं द पावर एंड ड्यूटीज़ ऑफ इट्स ऑफिसर एंड एम्प्लॉयज़। ओके तो इसके जो भी ऑफिसर्स हैं और एम्प्लॉयज़ हैं मतलब कि अधिकारी और कर्मचारी हैं, उनके पावर को, उनकी शक्तियों को और उनके कर्तव्य को। नेक्स्ट वन देख लेते हैं द प्रोसीड्योर फॉलोड इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इंक्लूडिंग चैनल्स ऑफ सुपरविजन एंड अकाउंटेबिलिटी।
तो जो भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है यानी कि गवर्नमेंट की पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस है, उस प्रोसेस को एक स्पेशल प्रोसेस की के थ्रू फॉलो करना है, जिसमें क्या इंक्लूड होनी चाहिए, सुपरविजन एंड अकाउंटेबिलिटी। ओके, तो इसमें सुपरविजन और अकाउंटेबिलिटी इंक्लूड होने चाहिए। ऐसे एक चैनल बनाएं, ओके, जहाँ की सरकार को जवाबदेही बनी रहे। नेक्स्ट वन हम देख लेते हैं, द नॉर्म सेट बाय इट फॉर द डिस्चार्ज ऑफ इट्स फंक्शन। अच्छा, तो इनके फंक्शन को डिस्चार्ज करने में यानी कि इनके फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए एक नॉर्म्स यानी कि एक रूल्स को सेटअप किया जाए। नेक्स्ट वन, द रूल्स, रेगुलेशन, इंस्ट्रक्शन, मैनुअल एंड रिकॉर्ड्स हेल्ड बाय इट और अंडर इट कंट्रोल और यूज्ड बाय इट्स एम्प्लॉय फॉर डिस्चार्जिंग इट्स फंक्शन। ओके, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इसके पास क्या होने चाहिए, इसके पास या इसके कंट्रोल में या इसके किसी भी एम्प्लॉयज़ जो कि अपने फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हो या डिस्चार्ज कर रहे हो, इसमें क्या होनी चाहिए, इसके रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए। रूल्स, रेगुलेशन, इंस्ट्रक्शन, मैनुअल एंड रिकॉर्ड्स होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट वन हम देख लेते हैं, अ स्टेटमेंट ऑफ कैटेगराइज ऑफ डॉक्यूमेंट दैट आर हेल्ड बाय इट और अंडर इट्स कंट्रोल। तो इसके पास या इसके कंट्रोल में क्या होनी चाहिए, एक जो कैटेगरी डॉक्यूमेंट्स, जो दस्तावेज हैं, उन दस्तावेजों के श्रेणियों का क्या होना चाहिए, एक स्टेटमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट वन देख लेंगे, द पर्टिकुलर्स ऑफ ऑल अरेंजमेंट that exist for consultation with or representation by the member of the public in relation to the formulation of its policy or implementation। अच्छा, तो जब भी गवर्नमेंट किसी भी पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट कर रही हो या इम्प्लीमेंट कर रही हो, तो क्या होना चाहिए, एक पब्लिक मेंबर की सदस्यता होनी चाहिए या कोई भी रिप्रेजेंटेटिव यानी कि पब्लिक के तरफ से कोई प्रतिनिधित्व तो होना चाहिए, कोई भी रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर मौजूद होना चाहिए जब वे पॉलिसी मेकिंग कर रहे हों या फिर किसी भी तरह की डिसीजन मेकिंग कर रहे हों तब। तो वहाँ पे ऐसा कोई अरेंजमेंट अगर है तो उस अरेंजमेंट को इन्हें एक ओके, तो नेक्स्ट वन देख लेते हैं, अ स्टेटमेंट ऑफ द बोर्ड्स, काउंसिल्स, कमिटीज एंड अदर बॉडीज कंसिस्टिंग ऑफ 2 or more persons constituted as its parts or for the purpose of its advice and as to whether meeting of those boards, council, committees and other bodies are open to the public or the minutes of such meetings are accessible for public। ओके, तो इसका मीनिंग हम जान लेते हैं कि ऐसे बोर्ड या परिषद या समिति या अन्य निकाय जिनमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर क्या करें, या तो उसमें भाग ले, ओके, पार्ट ले, या क्या हो, उसमें सलाह देने की प्रयोजना के लिए गठित की जा रही होगी। ओके, और इसके बारे में ये जितने भी बोर्ड्स और परिषद और समितियां हैं, इनके मीटिंग्स जब भी हो वो क्या हो, जनता के लिए खुली हो। ओके, जिससे क्या हो कि जनता इन इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाए, जो कि जनता के पहुंच में हो, ऐसे विवरण तैयार करे। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, अ डायरेक्टरी ऑफ इट्स ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज़। तो अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका तैयार करें। और क्लॉज 10 में बताया गया है कि इसके प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक यानी कि मंथली जो उनकी पेमेंट होती है, ओके, एंड इंक्लूड, और इसमें क्या इंक्लूड होगा, कंपनसेशन का सिस्टम, कि कंपनसेशन कैसे प्रोवाइड की जाएगी इन इट्स रेगुलेशन, इसके रेगुलेशन में। राइट, नेक्स्ट देख लेते हैं, द बजट एलोकेटेड टू ईच ऑफ इट्स एजेंसी इंडिकेटिंग द particulars of all plans, proposed expenditure and reports on disbursement made। ओके, तो इस क्लॉज में बोल रहा है कि प्रत्येक एजेंसी को
जब बजट एलोकेट होता है जिसमें सभी योजना जितने भी प्लान्स हैं या फिर एक्सपेंडिचर हैं और किए गए सारे जो भी एक्सपेंडिचर है या रिपोर्ट है वो क्या होंगे, संवितरणों की रिपोर्ट का विवरण होंगे। The manner of execution of subsidies programs, including the amount allocated and the details of beneficiary of such programs. तो जो subsidies प्रोग्राम होंगे वो ऐसे मैनर में एक्सिक्यूट होंगे जिसमें क्या इंक्लूड होगा, अमाउंट ऑफ, जो भी अमाउंट एलोकेट होंगे उनका डिटेल्स एंड जो बेनिफिशियरी यानी कि जो लाभार्थी होंगे उनका डिटेल्स जो है वो शामिल होगा इसमें। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, पर्टिकुलर्स ऑफ रेसिपिएंट ऑफ कंसेशंस परमिट्स और ऑथराइजेशन ग्रांटेड बाय इट। तो इसके द्वारा जो रिसिपिएंट्स को जो भी कंसेशन ग्रांट की गई है या परमिट्स ग्रांट की गई है उसका पर्टिकुलर्स यानी कि उसका एक डिटेल्स। नेक्स्ट वन, डिटेल्स इन रेस्पेक्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन अवेलेबल to or held by it reduced in an electronic form। तो इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध या इसके पास रखी गई सूचना के संबंध में एक डिटेल्स। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, द पर्टिकुलर्स ऑफ फैसिलिटेट्स अवेलेबल टू सिटीजन फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग द वर्किंग आवर्स ऑफ अ लाइब्रेरी और रीडिंग रूम ऑफ मेंटेन फॉर पब्लिक यूज़। तो इसमें हम देख लेते हैं कि नागरिकों को सूचना प्राप्त करने के लिए जो भी सुविधाएं उपलब्ध हैं उनका विवरण वो पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी या रीडिंग रूम इफ़ मेंटेन फॉर पब्लिक यूज़। तो पुस्तकालय या वाचनालय के समय भी शामिल है यदि वह सार्वजनिक उपयोग के लिए हो। नेक्स्ट वन हम देख लेते हैं, द नेम्स, डिजिग्नेशंस एंड अदर पर्टिकुलर्स ऑफ द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। तो जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स हैं उनके क्या क्या नेम, डेजिग्नेशन यानी कि उनके पद एंड अदर पर्टिकुलर्स और भी जो उनके विवरण हैं। नेक्स्ट वन हम देख लेते हैं, सच अदर इंफॉर्मेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब, और भी अदर्स अन्य इंफॉर्मेशन जो कि प्रिस्क्राइब किए गए हैं जैसा कि इसमें प्रिस्क्राइब है। एंड देयर आफ्टर अपडेट दीज पब्लिकेशंस एवरी ईयर, और हर साल क्या करें, इसके जो भी इंफॉर्मेशन है उससे अपडेट करें, उसको पब्लिश करें। नेक्स्ट वन, publish all relevant fact which formulating important policies or announcing the decision which affect public। तो ये पॉइंट का मीनिंग है कि जितने भी रेलेवेंट फैक्ट हैं जो कि फॉर्मुलेट होते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट पॉलिसीज़ है या फिर कोई भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन ली जा रही है जो कि पब्लिक एट लार्ज को क्या करती हो, अफेक्ट करती हो। ऐसे रेलेवेंट फैक्ट को क्या करना, पब्लिश करना। नेक्स्ट वन, प्रोवाइड रीजन फॉर इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव और क्वासी जुडिशियल डिसीजन टू अफेक्टेड पर्सन। तो जो अफेक्टेड पर्सन है उसको रीज़न प्रोवाइड करना इसके एडमिनिस्ट्रेटिव और क्वासी जुडिशियल की। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट यानी कि सबसेक्शन 2, इट शैल बी अ constant endeavor of every public authority to take step in accordance with the requirement of clause B of subsection 1 to provide as much information suo motu to the public at regular intervals through various means of communications including internet, so that the public have minimum resort to the use of this act to obtain information। तो इसका मीनिंग है कि जो पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं वे क्या करेंगे, इसका कांस्टेंट इंडेवियर यानी कि एफर्ट लेंगे,
ठीक है, वे कोशिश करेंगे कि वो ऐसी कदम उठाए जो कि क्लॉज बी के सब सेक्शन 1 में रिक्वायर है। यानी कि आपको अगर याद होगी तो हमने पढ़ा था सब सेक्शन 1 के क्लॉज बी में हमने पढ़ा था कि जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी इंफॉर्मेशन जो कि इम्पॉर्टेंट है इसके एजेंसी के रिगार्डिंग, वो 120 डेज़ के भीतर क्या करने हैं, पब्लिश करने हैं। ओके, तो यहाँ पे उस सेक्शन की बात की जा रही है। टू प्रोवाइड एज मच इंफॉर्मेशन सुओ मोटो, तो जो पब्लिक अथॉरिटी है वो क्या करेंगे, सुओ मोटो यानी कि खुद से जानकारी देना, यानी कि वॉलंटरी किसी भी इंफॉर्मेशन को अपडेट करना या अपलोड करना किसी भी वेबसाइट, मतलब उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उधर वे सुओ मोटो यानी कि वॉलंटरी वो इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर देंगे। ऐसा नहीं कि नागरिक उनसे हर इंफॉर्मेशन के लिए आरटीआई फाइल करेगी। ओके, तो वो ऐसा करेंगे अपने वेरियस मीन्स पे, मतलब वो अलग अलग जो कम्युनिकेशन जो भी है लाइक उनके वेबसाइट पे वो अपलोड करेंगे या फिर इंटरनेट के माध्यम से पब्लिक को प्रोवाइड करेंगे ऐसी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो कि क्या होंगी, जिससे कि पब्लिक कम से कम इस एक्ट का सहारा ले सके। राइट, आई होप कि आपको क्लियरली सब कुछ समझ आ रही होगी। नेक्स्ट पॉइंट, for the purpose of subsection 1, every information shall be disseminated widely and in such form and manner which is easily accessible to the public. Okay, तो इसका मीनिंग है कि प्रत्येक सूचना को तो सब सेक्शन 1 में क्या बताया गया है कि प्रत्येक सूचना को ऐसे प्रारूप में यानी कि डिसेमिनेट करेंगे, ठीक है, ऐसे प्रारूप में जो कि पब्लिक के लिए क्या हो, एक्सेसिबल हो, जो लोग कम पढ़े लिखे हों वो भी समझ सके। ओके, जो लोग नहीं समझ सकते हैं उनके लिए भी ये क्या हो, एक्सेसिबल हो, ऐसे मैनर में इसको एक प्रारूप तैयार की जाए। नेक्स्ट वन, ऑल मटेरियल्स शैल बी डिसेमिनेटेड टेकिंग into consideration the cost effectiveness, local language and the most effective method of communication in that local area, and the information should be easily accessible to the extent possible in electronic format with the central public information officer or state public information officer as the case may be, available free or at such cost of the medium or the print cost price as may be prescribed. ओके, तो इस पॉइंट में कहा गया है कि जितने भी मटेरियल होंगे वो क्या होंगे, डिसमिनेटेड। ओके, तो डिसमिनेटेड टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द कॉस्ट इफेक्टिवनेस। ओके, तो ये जो भी सूचना होंगे ये क्या होंगे, इनके जो कॉस्ट होंगे वो कैसे होंगे, वो एक मिनिमम रेंज के होंगे, ठीक है। एंड लोकल लैंग्वेज, इसका जो लैंग्वेज होगा वो वहाँ का ऑफिशियल लोकल लैंग्वेज होगा। मान लीजिए जैसे कि वेस्ट बंगाल में यहाँ का लोकल लैंग्वेज बंगाली होगा, बट अगर इंफॉर्मेशन हिंदी में प्रोवाइड की जा रही है तो वो जो बंदा है वो जब हिंदी समझता ही नहीं है तो वो इस इंफॉर्मेशन को लेकर क्या करेगा, और ये इंफॉर्मेशन जिस रीज़न से वो इंफॉर्मेशन ले रहा है तो वो रीज़न तो फुलफ़िल ही नहीं होता है। तो इसलिए वहाँ पे एक लोकल लैंग्वेज जो कि वहाँ की एक ऑफिशियल लैंग्वेज हो उसको प्रोवाइड की जानी चाहिए। एंड द मोस्ट इफ़ेक्टिव मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इन दैट लोकल एरिया, जो कि मोस्ट इफ़ेक्टिवनेस यानी कि वहाँ की ऐसी कम्युनिकेटिंग एक लैंग्वेज होनी चाहिए जो कि उस एरिया का लोकल लैंग्वेज होना चाहिए। एंड द इंफॉर्मेशन शुड बी ईजिली एक्सेसिबल, और वो जो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो जो हो वो ईजिली एक्सेस करने योग्य हो। टू द एक्सटेंट पॉसिबल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म विद द सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। ओके, तो वो जो इंफॉर्मेशन है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में भी होनी चाहिए, जिससे कि जो सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं और जो स्टेट पब्लिक ऑफिसर्स हैं
उनमें जैसा कि उन्होंने वहाँ पर प्रोवाइड की होगी। अवेलेबल फ्री और एट सच कॉस्ट ऑफ द मीडियम और द प्रिंट कॉस्ट प्राइस एज मे बी प्रिस्क्राइब। ओके, तो कुल मिला के जो भी कॉस्ट हो वो या तो मीडियम होनी चाहिए, और जो बीपीएल्स है यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल्स है उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए, या फिर जो प्राइस उसमें प्रिस्क्राइब की गई हो वो। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पस ऑफ सब सेक्शन 3 and 4 disseminated means making known or communicated the information to the public through notice board, newspaper, public announcement, media broadcast, the internet or any other means including inspection of offices of any public authority। ओके, तो इसका मीनिंग जान लेते हैं। जो सब सेक्शन 3 and 4 में जो यूज़ की गई है वर्ड यानी कि डिजिमिनेटेड, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मेकिंग नोन यानी कि पब्लिक्स को ज्ञात कराना या उनके साथ क्या करना, कम्युनिकेट करना इंफॉर्मेशन को टू द पब्लिक। किसके थ्रू? बाय द नोटिस बोर्ड, न्यूज़पेपर, पब्लिक अनाउंसमेंट, मीडिया ब्रॉडकास्ट, इंटरनेट एंड एनी अदर मीन्स, या विभिन्न मीन्स के द्वारा। ओके, तो इसमें और भी क्या इंक्लूड होना चाहिए? कोई भी पब्लिक अथॉरिटी के जो ऑफिसेज होते हैं उनका इंस्पेक्शन भी इंक्लूड होनी चाहिए। ओके, सो चैप्टर 2 का सेक्शन 3 and 4 यहीं पे एंड करते हैं। आज के सीरीज़ में इतना ही। नेक्स्ट सीरीज़ में हम सेक्शन 5 and 6 को देखेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।